और जो भी सभी वेलकम टू लो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। तो हमारी जो सीरीज चली थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी जुड़ जाइए और बताइए मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? जल्दी से बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है, सब कुछ ओके है भैया? एक बार जल्दी जुड़ जाइए, आ जाओ भी सभी एक बार। एक बार जल्दी जुड़ जाइए भाई सभी। आ जाओ भी सभी एक बार और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर भैया। आ जाइए भाई एक बार सभी। देखो भाई हमारा लास्ट टाइम पे जो टॉपिक चल रहा था वो चला था क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। और क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में जो दे रखी है, इससे पहले मैंने आपको बेसिक कराया था भैया। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम जो पढ़ेंगे ये 3D में, यही है आपके सिलेबस में। ठीक है भैया, यही है आपके सिलेबस में। एक बार सभी जुड़ जाइए और जल्दी बताओ मेरी ऑडियो वीडियो बढ़िया है भैया? ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाओ एक बार सभी। एक बार सभी थम कर दो भैया। और क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए कुछ मेन फीचर्स हैं इसके, वो देखते हैं भैया एक बार। अगर मैं आपसे कह लगूं कि 3D में क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। देखो अगर किसी का भी कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है अगर 3D में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए भैया? तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 12। ठीक है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 12। यानी कि उपसह संयोजक संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। यानी कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर होने के लिए 3D में विशेषकर, क्योंकि आपके सिलेबस में भैया 3D वाली है। ये तो मैंने आपको बेसिक का कंसेप्ट बता दिया था कि 2D में और 1D में क्या होता है। तो लेकिन अब हमें जो देखनी है 3D में देखनी है कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर उसे क्या करेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लग रहेगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, एससी जो होता है सिंपल क्यूबिक, यानी कि एससी जो लेटिस होता है, सरल घन्य जालक किस टाइप की स्ट्रक्चर है? कमेंट करके जल्दी बताओ। सरल घन्य जालक जो होता है किस टाइप के स्ट्रक्चर है वो? आप कहोगे वो लूज पैक स्ट्रक्चर है। लूज पैक स्ट्रक्चर है। क्यों भाई? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया? 6 होता है। और क्लोज पैक स्ट्रक्चर 3D में उसे बोल लेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? मिनिमम 12 होना चाहिए भैया। जल्दी से कमेंट करके बताते रहो, कोई दिक्कत समस्या तो ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वजह से इसे लूज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं 3D में। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बात करो अगर मैं आपसे, तो क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो उस वो किस टाइप की स्ट्रक्चर है? तो आप कहोगे भैया वो भी लूज पैक स्ट्रक्चर है 3D में। लूज पैक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12 से कम है। तो मेन फीचर्स ये होना चाहिए, जो भी हमारे पास क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है 3D में, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए?
12 होना चाहिए। अगर 12 से कम कम है तो वे सभी किस में जाएंगे भैया, हमारे लूज पैक स्ट्रक्चर में। ठीक है भैया, ये तक बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अगर मैं आपसे कह लगूं कि एफसीसी यानी कि फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरीके का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आप कहोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो भैया इसका बॉडी सेंटर्ड वाले का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो इस वजह से लूजली पैक स्ट्रक्चर क्या होंगे। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो आप एफसीसी को क्या कह सकते हो, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कह सकते हो, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जल्दी से बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को? जल्दी से एक बार थम कर दो भैया सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और यहां तक का एक बार सभी नोट कर लो भैया। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया जो हमारी क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है, क्लोज जो पैक स्ट्रक्चर होती है वो कितने टाइप की होती है, तो आप कहोगे ये 2 टाइप की होती है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कौन कौन से टाइप की? एक तो होती है हमारी एचसीपी, एचसीपी, एक होती है एफसीसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और दूसरी होती है हमारी फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, यहाँ तक का एक बार नोट करेंगे, यानी कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमारी 2 तरीके की होती है। अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, षटकोणीय, षटकोणीय गांठ संकुलित, संकुलित संरचना। इसे क्या बोल लेंगे भैया, फलक केंद्रित गांठ संकुलित संरचना। ठीक है भाई। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछने लगे भैया दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा भैया इसका, या देखो किस प्रकार से इसका पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। चलो इनके अलग अलग पैटर्न बताता हूं भाई मैं आपको। ठीक है भाई, अलग अलग पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एचसीपी। एक बार यहां तक का नोट कर लिया होगा सभी ने, एक बार सभी थंब कर दो। अगर यहां तक का नोट कर लिया हो सभी थंब कर दो एक बार। और नोटेड लिख देना भाई सभी। अब थोड़ा सा देखना एचसीपी में, सबसे पहले ले लेते हैं हम एचसीपी, एचसीपी। ठीक है भाई, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इसे इसका क्या रहा होगा, पहला मेन फीचर इसका
ये मेन फीचर्स हैं इसके, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि मुख्य लक्षण क्या है एचसीपी के मुख्य लक्षण। तो अगर सब सपोज करो आपसे कोई पूछा है, सबसे पहले एचसीपी का पैटर्न क्या रहने वाला है, एचसीपी का पैटर्न पूछा जाता है आपसे। तो इसका पैटर्न होता है ए बी ए बी ए बी। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न रहा होगा। सपोज करो ये, अगर हमने इन्हें मान लो कुछ बोल ली और इसे इस प्रकार से मिलाकर रख दी, तो आप कहोगे ये वाला जो हमारा मान लो ये जो लेयर होगी वो ए होगी। अगर मैं क्या काम करता हूं, अगर अगर मैं सपोज करो ए लेयर बिल्कुल मिला के लगा दूं तो ए लेयर ही रहेगी, लेकिन यदि मैं ऐसा करूं जो इनके द्वारा जो ये गैपिंग है अगर इसमें ऐसा भरता हूं, इन गैपिंगों को ऐसा भरता हूं, ठीक है भैया, इन गैपिंगों को इस प्रकार से भरता हूं, तो इस वाले को कहता हूं मैं बी लेयर। तो इसका पैटर्न इस प्रकार से आता है ए लेयर बी लेयर। फिर इसी प्रकार से आप यदि देखोगे तो फिर इसमें दोबारा से ए आ जाता है, यहां पर दोबारा से ए आ जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से दोबारा से ए आ जाता है। ठीक है भाई, अगर बी लेना है तो इनके इनके ये, तो इस तरीके से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर इनके गैप के नीचे आता है ये, तो ये क्या रहेगा हमारा बी। अगर ए बिल्कुल इसके सीध में ही आता है तो वो ए पैटर्न। तो पैटर्न तो पता लग गया होगा आपको, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ता रहता है भैया। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, आपको यहाँ से कुछ पॉइंट नोट करने हैं और महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे भैया, अगला पॉइंट अगर आपसे पूछने लगे कि भैया यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, पर यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, तो आपको बताना है इसमें एटम होते हैं भैया हमारे दो, वन प्लस, आप डायरेक्टली याद रख लो कोई दिक्कत समस्या ना, यानी कि एकांक कोष्ठिका में, एकांक कोष्ठिका में आयतन, एकांक कोष्ठिका में परमाणु कितने रहते हैं, दो। ठीक है भैया, यानी कि ये टर्म से आपको याद रखनी है। अगर इसका एचसीपी का एपीएफ अगर आपसे पूछा लगे, एपीएफ का मतलब है संकुलन क्षमता, यानी कि कितने परसेंट वो भरा हुआ रहा होगा, कितने परसेंट भरा हुआ रहा होगा। तो इसका एपीएफ हर बार पूछा जाता है 74%। ठीक है भैया, इसका एपीएफ हर बार पूछा जाता है 74%। और खास बात यह है चाहे आप एचसीपी ले हो चाहे आप एफसीसी ले हो, एपीएफ इसका 74% ही आना है। ठीक है, ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, इनकी कुछ फीचर्स। ठीक है, एक बार यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। पैटर्न क्या होता है एचसीपी का, पैटर्न ऑफ एचसीपी क्या रहने वाला है, ये रहता है। और पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, दो। ठीक है भैया, और एपीएफ कितना होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है इसमें, 74%। एक बार सभी नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लिया आपने सभी ने, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट देख लो भैया। हेक्सागोनल की ये प्रॉपर्टी है, कुछ और प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सेल का वॉल्यूम कितना रहा होगा इसमें, यानी कि इसे बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन। ठीक है भाई, आप इसका बताओगे a² बाई 2,
ए स्क्वायर बाई 2 और सी अंडर रूट 3, सी अंडर रूट 3। अब यहाँ पे सी जो है ये क्या है भैया, वेयर सी इज, सी यहाँ पे हाइट का काम कर रही है भाई, या आप थर्ड साइड कह सकते हो, थर्ड साइड। तो कभी कभार के सी की वैल्यू पूछ लेता है, यानी कि हाइट, हाइट को बोलते हैं थर्ड साइड। पहली वाली साइड तो होगी हमारी लेंथ, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट। ठीक है भैया, तो तीसरी वाली सी की वैल्यू भी आपसे पूछ लेता है। अच्छा, सी की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप? सी की वैल्यू होती है, अगर कोई आपसे पूछने लगे थर्ड साइड, थर्ड साइड यानी कि हाइट, तो सी की वैल्यू होती है भैया 2a√2 अपॉन √3। देखो इन्हें कैलकुलेशन करके आने में तो काफी टाइम लग जाओगा, आप इन्हें ऐसे याद रख लियो। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से याद रख लोगे तो आप पेपर में देखते ही पहचान जाओगे इन टर्म्स को। ठीक है भैया, तो ये तीसरी वाली जो टर्म्स है आपकी, ये वाली कितनी बारी पूछी गई है इसकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड साइड जो होती है, तीसरी भुजा जो होती है, तीसरी भुजा किसकी, हेक्सागोनल की, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं, और उसे रिप्रेजेंट कर रखा सी से, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लो सभी। और इसमें आपसे यदि सेल का वॉल्यूम पूछा जा लगा, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल यानी कि कोष्ठिका का आयतन, कोष्ठिका का आयतन, तो आप ये वाली जो सी की वैल्यू आई है ऊपर रख दोगे। ठीक है भाई, ये जो सी की वैल्यू आई है जहां पे इसकी जरूरत पड़ रही है वहां पे रख दोगे। और जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी इसकी। तो आप कहोगे a²/2, सी की वैल्यू ये कितनी है, 2a√2 √3 और √3। इस तरीके से हमारी टर्म्स बनेगी। और इस वाली से ये टर्म्स कट जाएगी और इस वाली से ये वाली टर्म्स कट जाएगी, तो हमारे पास टर्म्स बचेगी a⁻³ √2। ये टर्म्स बनेगी भैया, एक बार नोट कर लो सभी। ठीक है भाई, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स ये वाली थी। ठीक है, ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने सभी ने यहां तक का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो भैया एचसीपी के, एग्जाम्पल ऑफ एचसीपी, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ एचसीपी। तो एचसीपी को कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपका जिंक हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक मैग्नीशियम, कैडमियम, ये सभी हमारी कैसी है भाई, एचसीपी की हैं। ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाती है भाई। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लो सभी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक का नोट कर लिया है, एक बार थम कर दो भैया सभी। जल्दी से एक बार थम कर दो भैया सभी। और अगला देखते हैं भैया, अगला है हमारा एफ, पेज सेंटर्ड, पेज सेंटर्ड
क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। इससे देखते हैं अब इसके क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट है एपीएफ, तो दोनों का इंपॉर्टेंट है भैया। देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया क्या पैटर्न रहता है इसमें, तो पैटर्न जो रहता है, पैटर्न ऑफ एफ सी पी, ऐसे भी फुल फॉर्म लिखी हुई आ सकती है। तो इसका पैटर्न रहता है ए बी सी, ए बी सी। कैसा रहता है, कुछ एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। देखो अगर सबसे पहला यदि मन ने क्या काम करा, मान लो यो ए हो गया, ये वाली लेयर मिलकर लगाता हूं तो ए बोलता हूं इस तरीके से। अब मैं क्या काम करता हूं, अगर ए के नीचे बिल्कुल ऐसे के ऐसे लगाए तो ए होता, लेकिन बी कैसे आती है, इन दोनों के गैपिंग में, इन दोनों के गैपिंग में, डिप्रेशन में, यहाँ पे गड्ढों में, यहाँ पे आती है भैया, इन दोनों के गड्ढों में, यहाँ पर। इस प्रकार से ये पैटर्न हो गया हमारा बी का। और सी पैटर्न कैसा रहता है, बी के भी गड्ढों का, तो बी के मतलब बी और ए के जो गड्ढे बने हैं इनका, इस प्रकार से इसके, तो इसमें ये पैटर्न क्या आता है, सी आता है। तो पैटर्न तो आपको पता लग गया होगा, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और दूसरा इसका नोट पॉइंट और आता है एग्जाम में कि भैया एफसीपी का एपीएफ कितना होता है, तो इसका भी एपीएफ कितना रहा होगा, 74% रहा होगा। ठीक है भैया, इसका भी एपीएफ कितना रहा होगा, 74% रहा होगा। ठीक है। और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल इसमें कितने होते हैं, उसमें तो 2 थे, इसमें रहेंगे भैया 4। इसमें कैसे रहेंगे भैया, 4। ठीक है। जल्दी से नोट कर लेंगे भैया। अच्छा एक चीज और नोट कर लो, पिछले वाली पीडीएफ में एक चीज और नोट कर लो, एचसीपी के उसमें, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीपी के उसमें। भाई इस एचसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा, इसका भी 12 और इसका भी 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी कितना रहा होगा, इसका भी 12। क्या रहा होगा, इसका भी 12। और ठीक इसी प्रकार से बेस सेंटर्ड में भी इसका भी कैसा रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अगले यहां तक का नोट कर लो एक बार, इसका भी कैसा रहा होगा भैया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीपी, तो इसका भी कितना रहा होगा, 12। ठीक है भैया, ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो भैया एक बार सभी। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं एग्जाम्पल क्या लगूं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये किसके एग्जाम्पल है, एफसीपी के, एफसीपी एग्जाम्पल। कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है भैया, जितने इसमें से काम के क्वेश्चन बनते हैं वे मैंने सभी आपको क्वेश्चन बता दिए। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, और एक बार सभी थंब भी कर दो। और नोटेड लिख देना भैया सभी, एक बार सभी नोटेड लिख देना। एक बार सभी नोटेड लिख देना भैया, एक बार सभी नोटेड लिख देना, कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक। फिर आगे चलते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट सेल, कुछ सेल के बारे में बताता हूँ। ठीक है भैया, कुछ सेल के बारे में बताता हूँ। ये वाला कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक है भैया, ये वाला कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेल के बारे में जो महत्वपूर्ण सेल हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कुछ सेल आएंगे महत्वपूर्ण, उनके बारे में देखते हैं भैया। ठीक है भैया, कुछ सेल हैं यानी कि कोष्ठिका। वो कितने टाइप की कोष्ठिका हमारे सिलेबस में है, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में भैया 3 तरीके की सेल है। एक सेल का नाम है भैया हमारा यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, इससे बोलते हैं हम एकांक कोष्ठिका। एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका। ठीक है भैया, दूसरे वाली सेल का नाम है हमारा प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल, इसे बोलते हैं भैया आद्य कोष्ठिका। और इनकी लैंग्वेज से ही समझ में आओगा। एक होती है हमारी नॉन प्रिमिटिव, एंड इसी में ले लो नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल, अनाग कोष्ठिका। और तीसरे नंबर की है भैया हमारे जो सेल है हमारे सिलेबस में, इस सेल का नाम है विग्नर साइटज। विग्नर साइटज, विग्नर साइटज, विग्नर साइटज प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल, इसे हिंदी में बोलते हैं विग्नर साइटज। विग्नर साइटज आद्य कोष्ठिका। तो इन सेल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक बार नोट कर लो भैया सभी, और फिर मैं इनकी प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, ये पहले नंबर की है भैया, ये दूसरे नंबर की है, और ये वाली है भैया तीसरे नंबर की। नोट कर लो भैया एक बार सभी, और इनकी एक बार लैंग्वेज लिखवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, लैंग्वेज के बिना ये वाली अधूरी मानी जाती है। ठीक है, नोट कर लिया भाई सभी ने। और सबसे पहला हेडिंग लिख देंगे, सबसे पहला हेडिंग लिख देंगे भैया यूनिट सेल। और यूनिट सेल की एक बार लैंग्वेज देख लो क्या सा लिखते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी भैया। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं ए यूनिट सेल, पहला पॉइंट है ए यूनिट सेल, यूनिट सेल इज ए, अच्छा, इज द स्मॉलर, इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लेटिस, ऑफ द लेटिस, ऑफ द लेटिस which fully, which fully represent, which fully represent, represent the lattice, represent the lattice। ठीक है भाई, ए पैरलोपिड, ए पैरलोपिड, ए पैरलोपिड formed by the
ट्रांसलेशन वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर एंड स्मॉल c वेक्टर. स्मॉल c वेक्टर is known as unit cell of the lattice. In other word, यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यूनिट सेल is the smallest cell formed by minimum number of lattice points which on continuous repetition generates the complete lattice. ठीक है भाई, ये वाला भी काम का पॉइंट है बहुत. अभी मैं इन पॉइंटों को अच्छे से समझाऊंगा. बहुत प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर may be used to construct a unit cell. According to a unit cell is named as primitive unit cell or non primitive unit cell. अब थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलो, ये वाली बात क्या बताई है, एक बार सभी नोट करो यहां तक का, और इसे इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से समझ के चलो मैं क्या बताने जा रहा हूं. ठीक है भाई, यूनिट सेल की थोड़ा डेफिनेशनों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलियो. अच्छा, मैं आपसे कहूं, यूनिट सेल को आप ऐसे मान के चलो जैसे किसी भी, कोई मान लो आपने फ्लैट देखे होंगे, फ्लैट बनते हुए, अगर कोई निचले वाला एक कमरा, फ्लैट में एक रूम जैसा रहेगा, अगला रूम ऐसे ही रहेगा ना, तो किसी भी फ्लैट में से एक कमरा यूनिट सेल कहलाऊगा. ठीक है भैया, किसी भी फ्लैट में से एक कमरा यूनिट सेल. अब किसी भी यूनिट सेल को ऊपर जोड़ते चले जाओगे आप, कमरे के ऊपर कमरा चढ़ाते चले जाओगे तो फ्लैट नहीं बन जाएगा. तो ठीक वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बताया है. इस वाले केस में क्या बताया भाई मैंने, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लेटिस विच फुल्ली रिप्रेजेंट द लेटिस. यानी कि यूनिट सेल जो है, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल है भाई. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, लेटिस को रिप्रेजेंट कर रही है. यानी कि पूरे लेटिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट सेल. और यूनिट सेल में एक विशेषता होनी चाहिए, उनकी कैसी होनी चाहिए, जो साइड्स होनी चाहिए वो पैरेललोपिड होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, और उन पैरेलल साइड्स को मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बोल दिया. ठीक है,
अगर दूसरे वर्डों में बात कर लगूं तो यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल, छोटी सी सेल है। अगर इस मिनिमम सेल को आप क्या करते चले जाओगे, रिपीट करते चले जाओगे, तो क्या बन जाएगा, एक लेटिस बन जाएगा, एक जालक बन जाएगा। ठीक है, अगली लाइन मैंने आपको क्या बताई, अगली लाइन यहां से, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली पॉइंट भी। ठीक है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर में बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिट सेल, यानी कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव अभी समझाऊंगा ये वाले वर्ड, अभी आपको ये वाले वर्ड अभी समझाता हूं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल किसे कहेंगे, बस अभी इसके बाद वही चलेगा। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं भाई, यूनिट सेल के लिए। तो कहने का मतलब है यूनिट सेल का क्या क्या नाम और रख दिया, प्रिमिटिव सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव सेल। जल्दी से एक बार यहां तक का नोट कर लो, फिर हिंदी में बताता हूं इस बात को। ठीक है भाई, यानी कि कहने का मतलब है प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल कह सकते हैं, प्रिमिटिव सेल को, नॉन प्रिमिटिव सेल को क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल कह सकते हैं। एक बार नोट कर लो भाई, और नोटेड लिख देना सभी, फिर आगे चलते हैं। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। और थंब कर दो भैया एक बार सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस बात को हिंदी में समझ लो, और फिर इसको एक एक पॉइंटों को बताता हूं मैं कि भैया एकांक कोष्ठिका किसे कहते हैं, एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका। तो पहला पॉइंट है एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई है, वह सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटे इकाई है, इकाई है जो जालक को, जो जालक को निरूपित करती है, जो जालक को निरूपित करती है, पूर्णतः निरूपित करती है, पूर्णतः निरूपित, पूर्णतः निरूपित करती है, पूर्णतः निरूपित करती है। ठीक है भैया, तो त्रिविम जालक में, त्रिविम का मतलब है थ्री डायमेंशनल, त्रिविम जालक में ऐसे, ऐसे समांतर, ऐसे समांतर षष्ठ फलक, षठ फलक जिसमें 6 फलक हो, को जिसकी कोरे, कोरे का मतलब एज, किनारे, जिसकी कोरे स्थानांतरण, स्थानांतरण सदिशों, स्थानांतरण सदिशों ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर से निर्मित हो, से निर्मित हो, निर्मित हो एकांक कोष्ठिका कहते हैं, एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका कहते हैं। इस बात को भैया ऐसा समझ लो, दूसरे शब्दों में एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका न्यूनतम, न्यूनतम जालक बिंदुओं से, जालक बिंदुओं, जालक बिंदुओं से बनी,
जालक बिंदुओं से बनी वह सूक्ष्मतम कोष्टिका है, सूक्ष्मतम कोष्टिका है, सूक्ष्मतम कोष्टिका है, जिसे रिपीट करने पे या पुनरावर्ती करने पे, जिसे पुनरावर्तित पुनरावर्तित करने पर पुनरावर्तित करने पर संपूर्ण संपूर्ण जालक का संपूर्ण जालक का निर्माण संपूर्ण जालक का निर्माण किया जा सकता है, संपूर्ण जालक का निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। आप जो यूनिट सेल है यानी कि एकांक कोष्टिका, जो यूनिट सेल है, एकांक जो कोष्टिका है, एकांक कोष्टिका दोनों तरीके की कोष्टिका होती है। आप ऐसे कह सकते हो, एक तो आग कोष्टिका, आध कोष्टिका, इसे प्रिमिटिव सेल भी बोल देते हैं, यानी कि यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल भी हो सकती है, और अनाग कोष्टिका भी हो सकती है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव। अब ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का केस अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। तो जो भैया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है वे सभी यूनिट सेल है भैया हमारी, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, यहां तक का नोट कर लिया आप सभी ने, जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। अब मेन फीचर्स बताता हूं, इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एक बार यहां तक का नोट कर लो भाई। जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक का समझ में आ गया सभी को। अब मैं इसके मेन फीचर्स बताता हूँ आपको, बहुत काम के, नोट लिख देना, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेन फीचर्स क्या हैं इसके प्रिमिटिव सेल, इसके मेन फीचर्स ऑफ, कि इसे शॉर्टकट में कैसे समझेंगे, मेन फीचर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, एकांक कोष्टिका के लक्षण, मुख्य लक्षण, एकांक कोष्टिका के मुख्य लक्षण, के मुख्य लक्षण, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझते रहो मेरी बातों को। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया यूनिट सेल, पहला पॉइंट तो जितने भी हमारे प्रिमिटिव सेल, जितने भी हमारे प्रिमिटिव सेल हैं एंड नॉन प्रिमिटिव सेल हैं, नॉन प्रिमिटिव सेल हैं, प्रिमिटिव सेल हैं, वे सभी क्या हैं, वे सभी हमारे यूनिट सेल हैं, वे सभी क्या है, हमारे यूनिट सेल हैं, ठीक है भैया। आग कोष्टिका और अनाद कोष्टिका। और दूसरी चीज, यदि आप यूनिट सेल को जोड़ते चले जाओगे, यूनिट सेल प्लस यूनिट सेल, यूनिट सेल प्लस यूनिट सेल एंड सोन, इस तरीके से, तो क्या मिल जाएगा हमें, लेटिस मिल जाएगा, जालक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, जालक मिल जाएगा, ठीक है भैया। या कि एकांक कोष्टिका को आप जोड़ते रहोगे, एकांक कोष्टिका, एकांक कोष्टिका प्लस एकांक कोष्टिका को आप जोड़ते रहोगे, तो आपको क्या मिल जाओगा, लेटिस मिल जाओगा। आप ऐसे कह सकते हो कि भैया कुछ इस तरीके से, अगर आप इसे इस तरीके से है हमारा यदि, ठीक है, और आगे आप इस तरीके से बढ़ा लगो इसे, ठीक है, आगे मतलब इस तरीके से जोड़न लगो और इसे इस तरीके से, तो ये आगे बढ़ता बढ़ता चला जाओगा, और ठीक है, आगे बढ़ता चला जाओगा इस प्रकार से, और तो क्या बनता जा रहा है, यो एक जालक बनता जा रहा है भैया, यो क्या बनता जा रहा है, एक इस तरीके से यूनिट सेल को रिपीट करके हम क्या बना सकते हैं, जालक बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना लेना सभी,
ठीक है, यहाँ तक का बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? और कुछ और फीचर यहाँ तक का नोट कर लिया भैया आपने सभी ने? जल्दी बताओ, यहाँ तक का नोट कर लिया? नोट लिख दो एक बार सभी। और फीचर्स बताता हूँ यूनिट सेल के। इस तरीके से यूनिट सेल को मिलाते चले जाओगे तो लेटिस बनता चला जाओगा, जालक बनता चला जाओगा। ठीक है भैया, जल्दी से लिख दो एक बार, नोटेड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और यूनिट सेल के और कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया एक चीज बताओ मुझे कि यूनिट सेल किस प्रकार से रहती होगी, तो आपने कहा कोई भी यूनिट सेल जिसमें 6 फेज हो और सारी की सारी फेज कैसी हो, आपस में पैरेलल हो। कैसी हो? कुछ इस तरीके की हो। तो ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाले हमारी जो है यो कोर जो है यो ए कह दिया हमने, ऊपरले वाले को क्या कह दिया हमने, बी कह दिया, और इधरले वाले को क्या कह दिया हमने, सी कह दिया। तो भैया इसमें जितनी भी फेज आपको दिखाई दे रही है, कितनी फेज होती है किसी भी क्यूबॉइड में, क्यूबिक में? फेज होती है भैया 6। फलक कितने होते हैं? 6। 6 फलक होते हैं। और ये आपस में कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। अगर ये आपस में 6 फलक हमारे पैरेलल है, समांतर है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल कह सकते हैं। तो इस तरीके वाले चीजों को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल। यदि किसी में 6 फेज है तो इसे क्या बोल सकते हैं? एकांक कोष्ठिका। एकांक कोष्ठिका। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, एक डिफरेंस बताता हूं, ये नोट पॉइंट लिख लेना आप सभी। ये नोट पॉइंट है भैया, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया, दो तरीके की चीजें होती है, एक तो क्यूब होता है जिसे हम बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं? घन। और एक होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। एक को बोलते हैं घनाभ, नाम सुना होगा। इन दोनों में अंतर क्या, आप ध्यान से समझियो। फेज तो दोनों में क्या रहेंगे? 6 ही रहेंगे। फेज तो इसमें दोनों में 6 ही रहेंगी। बस किस चीज का अंतर होगा, ध्यान दियो भाई मेरी बात पे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसमें जो ये ली जा रही है, जितनी भी फेज ली जा रही है, अगर ये मैं क्या कैसे लेकर चल रहा हूं, कैसे लेकर चल रहा हूं? स्क्वायर लेकर चल रहा हूं। अगर 6 के 6 फेज कैसे लेकर चलूं मैं? स्क्वायर। तो वे क्यूब बनाती हैं। अगर जो जितने भी फेज लेकर चल रहा हूँ, 6 फेज लेकर चल रहा हूँ, यदि वे कैसी बननी है, क्या बनाती है? स्क्वायर बनना, स्क्वायर। अगर मान लो 6 के 6 स्क्वायरों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो क्यूब बनेगी। लेकिन यदि क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में होता है भैया 6 रेक्टेंगलों को जोड़ दिया जावे। क्या बोल रहा मैंने? 6 रेक्टेंगलों को जोड़ दिया जावे तो क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। तो मैं कह रहा हूँ 6 फेज, फेज तो इसमें भी 6 ही रहेंगे, बस स्क्वायर की जगह वर्ग, इसमें वर्ग की जगह किसे जोड़ा जाता है? किसे जोड़ा जाता है? रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल को, यानी कि आयत को जोड़ा जाता है। यदि हम आयत को जोड़ दें तो क्या बनेगा? क्यूबॉइड। आपको ये वाला डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये वाला डिफरेंस समझ में आ गया आपको? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? यदि 6 स्क्वायर को जोड़ के मैं बना दूं तो क्यूब बनता है, अगर 6 रेक्टेंगल को जोड़ के बना दूं तो क्यूबॉइड बनता है। जल्दी से बताओ, समझ में आ गई ये वाली बात? जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी? जल्दी से बताओ, तभी थंब कर दो एक बार भैया। अब देखते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल। क्या देखते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट कर लिया? नोट लिख दो एक बार सभी, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल इसे बोलते हैं आद्य कोष्ठिका, और इसे बोलते हैं अनाद्य कोष्ठिका। देखो कुछ ध्यान से समझियो, आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो भाई ध्यान से,
अगर मान लो कोई भी हमने लेटिस क्रिस्टल ले लिया, कोई भी हमने लेटिस क्रिस्टल ले लिया, मान लो ये लेटिस क्रिस्टल है, कोई भी इस तरीके का लेटिस क्रिस्टल ले लिया, ठीक है भैया, इस तरीके का कोई भी लेटिस क्रिस्टल ले लिया। यदि मैं सपोज करो किसी चार को मिला रहा हूं, मान लो इन्हें मैं चारों को मिला रहा हूं इस प्रकार से, मैंने मिला दिया, मान लो किसी को भी मिला दिया मैंने, सपोज करो किसी को भी मिला दिया मैंने, ठीक है, तो क्या कोई इसमें छूटा स्पेस? आप कहोगे नहीं छूटा। अब यदि मैं सपोज करो कुछ इस तरीके का ले लूं, मान लो इस तरीके का ले लूं, इस तरीके से मिला दूं, तो आप कहोगे बीच में कुछ छूट गया, क्या बच गया? बीच में कुछ छूट गया, ठीक है भाई, है भैया, बीच में कुछ छूट गया। अगर बीच में कुछ छूट जाता है तो इसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल। बात आई समझ में? अगर बीच में से कुछ ना छूटा हुआ है तो इसे बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। जल्दी से थंब करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? सभी एक बार थंब कर दो, ठीक है भाई, जल्दी से सभी एक बार थंब कर दो कि अगर कोई सा पॉइंट, चारों पॉइंटों को मिलाने पे कहीं से कोई सा भी मिला दो, अगर बीच में कोई पॉइंट बच जा रहा है तो नॉन प्रिमिटिव, और पॉइंट नहीं बच रहा तो प्रिमिटिव है, ठीक है भाई। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है भैया। तो ए बी सी डी इज प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, because no any lattice point remain skip, कोई बचा नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन इसमें पी क्यू आर एस कैसी है? नॉन प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल, बिकॉज वन लेटिस पॉइंट रिमेन, ठीक है भाई। तो आप देख रहे होगे इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रेड पॉइंट है ये बचा रह गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला रेड पॉइंट, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या तो ना? आप सभी समझ गए होगे? जल्दी बताओ, आप सभी समझ गए होगे? एक बार सभी थंब कर दो भैया। एक बार सभी थंब कर दो। अब देखते हैं भैया प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल यानी कि आग कोष्ठिका का आयतन कितना होता है? आयतन कितना होता है? तो V इक्वल टू होता है भैया, अगर तीन तीन वे हैं तो दो के साथ तो क्रॉस और एक के साथ कैसा ले लोगे आप? दो के साथ तो क्रॉस और एक के साथ कैसा ले लोगे आप? डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लोगे? डॉट प्रोडक्ट। इस प्रकार से, ठीक है भाई। और कुछ पॉइंट और ध्यान से समझ लो। जितने भी प्रिमिटिव सेल होती हैं वे सभी कैसी होती है? यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो ऑल प्रिमिटिव
सेल always show unit cell, always show unit cell, but no, but unit cell ऐसे लिख लो, बट all unit cell no show primitive cell, primitive cell। ठीक है भाई, तो यानी कि सभी आग कोष्ठिकाएं, आग कोष्ठिका एकांक कोष्ठिका होती है, एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका होती है, परंतु सभी एकांक कोष्ठिका, सभी एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका, सभी एकांक कोष्ठिका आग कोष्ठिका नहीं होती, आग कोष्ठिका नहीं होती। आई होप आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार सभी यहां तक का नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, सभी ने एक बार थंब कर दिया, नोट कर लो, नोट लिख दो। एक बार नोट लिख दो, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं भाई हम, विग्नर साइटस प्रिमिटिव सेल, विग्नर साइटस प्रिमिटिव सेल, विग्नर साइटस प्रिमिटिव सेल, विग्नर साइटस आग कोष्ठिका। तो देखने में किस प्रकार से होती है, एक बार सभी ध्यान से समझेंगे और फिर इसके पॉइंटों को समझाता हूं मैं ध्यानपूर्वक। एक बार बनाने में कैसी होगी, देखने में कैसी होगी, एक बार देखो। यदि मैं क्या काम करूं, एक एक पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट यहां पे ले लूं भैया, ठीक है, एक पॉइंट ठीक इसके सामने यहां पे ले लूं, एक पॉइंट मैं यहां पर ले लूं, एक पॉइंट मैं यहां पर ले लूं, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर कोने पे, एक पॉइंट ले लिया यहां पर कोने पे, और एक पॉइंट ले लिया यहां पर, और एक पॉइंट ले लिया भैया यहां पर, इस तरीके से ले लिया। और यदि मैं इस पे 90 डिग्री का कुछ इस प्रकार से खींचता हूं, इस तरीके से 90 इन्हें मिलाता हूं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालने के बाद इस तरीके से मिलाता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है भैया, कुछ इस तरीके से। और मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, इन परपेंडिकुलरों को आपस में कट करता हूं इस तरीके से, ठीक है भैया, इन परपेंडिकुलरों को आपस में कट करता हूं इस तरीके से, ठीक है, एक कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और इस वाले को इस तरीके से कर देता हूं, इस तरीके से। तो बीच का जो ये स्मॉलेस्ट वो आया है सेल, बीच की जो ये एरिया आया है स्मॉलेस्ट सेल, इसे क्या बोलते हैं, विग्नर साइटस प्रिमिटिव सेल, इसे क्या बोलते हैं भैया, विग्नर साइटस प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण से पॉइंट है, एक बार बना के हिंदी वाले। तो यह एक विशेष प्रकार, विशेष प्रकार के विशेष प्रकार से बनाई गई, विशेष प्रकार से बनाई गई, विशेष प्रकार से बनाई गई आग कोष्ठिका, यानी कि है तो प्रिमिटिव,
आग कोष्टिका, आग कोष्टिका, विग्नर साइटज, विग्नर साइटज, आग कोष्टिका, आद कोष्टिका, आद कोष्टिका कहलाती है, कहलाती है। इसे बनाते कैसे कैसे हैं, एक बार देख लो भाई। पहला पॉइंट, दिए गए, दिए गए, दिए गए जालक बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को जालक बिंदुओं को रेखाओं, रेखाएं खींचकर, रेखाएं खींचकर, रेखाएं खींचकर निकटवर्ती, निकटवर्ती जालक बिंदुओं से, जालक बिंदुओं से, जालक बिंदुओं से जोड़ते हैं, जालक बिंदुओं से जोड़ते हैं। ठीक है भैया, जालक बिंदुओं से जोड़ते हैं। दूसरा, जालक बिंदुओं को, जालक बिंदुओं, जालक बिंदुओं को जोड़ने वाली, जोड़ने वाली इन रेखाओं के, इन रेखाओं, इन रेखाओं के मध्य बिंदुओं पर, मध्य बिंदुओं पर, मध्य बिंदुओं पर अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। इन, इन अभिलंबों, इन अभिलंबों द्वारा परिबद्ध, इन अभिलंबों द्वारा परिबद्ध न्यूनतम, न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन एक आग कोष्टिका, आद कोष्टिका, आद कोष्टिका को निरूपित करता है, को निरूपित करता है, निरूपित करता है, जिसे विग्नर साइटज, विग्नर साइटज, साइटज आग कोष्टिका, आग कोष्टिका, आग कोष्टिका कहते हैं, आग कोष्टिका कहते हैं। एक बार नोट कर लो सभी। देखो भाई, फिर इंग्लिश का बताता हूं। यह एक विशेष प्रकार से बनाई गई प्रिमिटिव सेल है, ये बात तो पक्की है क्योंकि बीच में कोई पॉइंट नहीं बच रहा। ये बात तो पक्की है, ये प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, दिए गए जालक बिंदुओं को रेखाएं खींचकर, भाई ये जालक पॉइंट थे, ये वाले ये वाले ये वाले जो पीले पीले डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रेखाएं खींचकर जोड़ देते हैं निकटवर्ती, और इन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जो अंदर का जो बाउंड एरिया आया है, इसे क्या बोलते हैं, विग्नर साइटज प्रिमिटिव सेल। ये बात तो पक्की है कि विग्नर साइटज प्रिमिटिव सेल एक प्रिमिटिव सेल है। जल्दी से नोट कर लो भाई, और नोट करने के बाद सभी थंब कर देना, नोट लिख देना भैया।
ठीक है भैया, एक बार इंग्लिश में भी देख लो इसे, एक बार इंग्लिश में भी देख लो। ए प्रिमिटिव सेल, ए प्रिमिटिव सेल produced, primitive cell constructed by a particular procedure, is known as Wigner cytage primitive cell। ठीक है भाई, द प्रोसीजर द प्रोसीजर द प्रोसीजर इज एज फॉलो। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक बार देख लेंगे। पहला है कनेक्ट ए गिवन lattice point to all the nearby lattice point by drawing lines। ठीक है भैया, ड्राइंग लाइंस। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ नॉर्मल्स at the midpoints of these lines connecting the lattice point the smallest ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है भैया, ये वाले पॉइंट। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम enclosed by the normals is a primitive cell and it is known as Wigner cytage primitive cell। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लो यहां तक का, फिर आगे चलते हैं भैया। तो ये थी हमारी कुछ सेल, ठीक है भैया, ये थी कुछ हमारी सेल। और इसे नोट करने के बाद सभी थंब कर देना भैया। जल्दी नोट कर लो भैया एक बार, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी नोटेड कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। कर लिया भैया सभी ने।
ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं भैया। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक नेम है भैया ब्राइवेस लेटिस। अगला टॉपिक है हमारा ब्राइवेस लेटिस। ब्राइवेस लेटिस, ठीक है भैया, ब्राइवेस लेटिस, ब्रेवाइस जालक, ब्रेवाइस जालक। अब ध्यान से समझेंगे ये होता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपके जरूर से जरूर 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना है। तो इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई, कुछ पॉइंट बताता हूं। इन पॉइंटों को ध्यान से समझते हुए चलियो भाई। क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल लिया पदार्थों में। अभी आपने क्रिस्टलीय पदार्थों में क्या करा था भैया, जल्दी से बताओ। क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्रिस्टलीय पदार्थों में आपने एक लेटिस पॉइंट देखे होंगे। क्रिस्टलीय पदार्थों में बिंदुओं, बिंदुओं के 3D, 3D समूह, 3D समूह इस प्रकार, इस प्रकार विद्यमान, इस प्रकार विद्यमान रहते हैं। अभी आपने देखा था विद्यमान रहते हैं। अभी मैं इसे समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। विद्यमान रहते हैं कि कि सभी बिंदु, सभी बिंदु अपने, अपने निकटवर्ती, निकटवर्ती बिंदुओं से, निकटवर्ती बिंदुओं से, निकटवर्ती बिंदुओं से समान रूप से घिरे रहते हैं, समान रूप से घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं। इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध समूहों को, पंक्तिबद्ध समूहों को ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ब्रेवाइस जालक कहते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। एक बार यहां तक का नोट कर लो, जल्दी से एक बार यहां तक का नोट कर लो भैया। तो इसे ऐसे समझ लो इंग्लिश वाले भी। अभी मैं इसे समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। क्रिस्टल्स, crystals are, crystal are made up, made up of, made up of three dimensional, three dimensional array of, array of point, array of points। अभी यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से बस ये हमें इंट्रोडक्शन के लिए समझना। सच डैट each point, such that each point is surrounded by, is surrounded, surrounded by neighbor, neighbor points, neighbor points in an a, in an identical way, in an identical way। such array, such array of point, point in crystal, in crystal, crystal are known as, are known as, known as Bravais lattice, Bravais lattice।
ठीक है, एक बार नोट कर लो भैया सभी। एक बार सभी यहाँ तक का नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, एक बार देखो ध्यान पूर्वक से। अब कैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये वाले कैसे पॉइंटों को समझेंगे। देखो भाई, मैंने क्या बताया, क्रिस्टलीय पदार्थों में बिंदुओं के 3D समूह। एक बार इसे कम करते हैं, ठीक है। और अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बताया था। अगर मैं सपोज करो ऐसा करता हूं, मान लो क्रिस्टलीय पदार्थ में ये पॉइंट ले लिए मैंने, चलो मैं कुछ स्पेशल टाइप के पॉइंट्स ले लेता हूं। मान लो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसके ये कुछ पॉइंट है, ये रे पॉइंट, ठीक है भैया, ये रे इसके पॉइंट। ठीक है, अगर देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या बताया था मैंने, इस तरीके से। इस तरीके से भैया देखो भाई, क्रिस्टलीय पदार्थों में बिंदुओं के 3D समूह इस प्रकार विद्यमान रहते हैं। ये क्रिस्टलीय पदार्थ है और ये 3D पैटर्न है कुछ इस तरीके का, अपने निकटवर्ती बिंदुओं से समान रूप से घिरे रहे होंगे। मान लो ये वाला मेरा मान लो कोई पॉइंट है, ये वाला इससे भी घिर रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो 3D पैटर्न में घिर रहा। इस प्रकार के पंक्तिबद्ध समूहों को ब्रैवेज जालक कहते हैं। तो इन पॉइंटों को क्या बोल लेंगे भैया, हम ब्रैवेज जालक बोल लेंगे। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनना, ये वाला इससे गिर रहा होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये ब्रैवेज जालक हैं, ब्रैवेज लेटिस हैं। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं ब्रैवेज लेटिस की, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो भाई, थोड़ा ध्यान से समझियो मेरी बात को। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया ब्रैवेज लेटिस यहां पे लेता हूं, ब्रैवेज लेटिस यहां पे लेता हूं, और ब्रैवेज लेटिस में मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता हूं। एक तो डिवाइडेड कर देता हूं 2D में, 2D में, एक डिवाइडेड कर देता हूं 3D में। अगर मैं आपसे कह लगा कि भैया 2D में कितने ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है भैया, पॉइंट ग्रुप कितने होते हैं, पॉइंट ग्रुप कितने होते हैं 2D में, तो आप कहोगे इसमें होते हैं 10, और इसमें कितने होते हैं 32। 3D में कितने पॉइंट ग्रुप होते हैं 32। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कह लगा कि भैया ये 10 वाले जो हैं, कितने कितने ब्रेवेस लेटिस बना सकते हैं, ये 10 पॉइंट जो है 2D में कितने ब्रेवेस लेटिस बना सकते हैं, कितने ब्रेवेस लेटिस बना सकते हैं, तो आप कहोगे ये बना सकते हैं 5। और ये 32 कितने बना सकते हैं, ये 32 कितने बना सकते हैं 14, 14 बना सकते हैं। और ये 14 जो है, ये 14, ये 14 जो है 14 लेटिस, ये 14 से कितने, 14 से कितने बेसिक सिस्टम बन सकते हैं, कितने बेसिक सिस्टम बन सकते हैं, तो आपको बताना है इन 14 से बन सकते हैं 7, 7। ठीक है भाई, 7 क्रिस्टल बन सकते हैं। अब इस बात को मैं शॉर्टकट को अभी आपको अगले पॉइंट पे समझाता हूं एक बार, ठीक है। एक बार ये वाला नोट कर लो।
ठीक है भैया, नोट कर लिया सभी ने। एक बार एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, एक बार एक पॉइंट और लिख लेंगे यहाँ पे। क्या पॉइंट लिखोगे कि द्विविमीय में द्वि द्वि विमाओं में द्विविमाओं में 10 बिंदुओं समूह के अनुसार केवल पांच तथा त्रिविमाओं में यानी कि 3D में त्रिविमाओं में 32 बिंदु समूहों 32 बिंदु समूहों केवल समूहों के केवल 14 पृथक ब्रेवाइस निर्मित किए जा सकते हैं। ब्रेवाइस निर्मित किए जा सकते हैं ठीक है भैया, यहां तक का नोट करो भाई। इस वाली लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है भाई। 10 and 32 points point groups in two and three dimension produce only 5 and 14 distinct breves lattice respectively। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। कल को जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा यही 5 और 14 वाला ही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये किस प्रकार से आगे चीजें चलेंगी भैया हमारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ऑल दी बेस्ट सभी को। इसमें इस वाली यूनिट की 2 क्लास और रह जाएंगी। एक में तो रेसिप्रोकल लेटिस करा दूंगा और एक में क्या करा दूंगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये दोनों मतलब 2 क्लास और रह जाएंगी। इसके बाद यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है भैया, ऑल दी बेस्ट सभी को।